गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हमारी टॉप स्टोरी आज यहां पर सोने चांदी ही है, क्योंकि यहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने पिछले 24 घंटों में आते हुए देखी है। 4 हफ्ते के लोज पर सोना और चांदी में फिलहाल कारोबार है। कैसे बनेगी आगे बात, क्या करना चाहिए आपको बताएंगे आपको। इसके अलावा बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर नरमी तो है लेकिन अब भी $120 के ऊपर के यहां पर कारोबार हैं। क्या फैक्टर्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। और क्या खाने का तेल बिगाड़ेगा खेल, क्योंकि यहां पर हमने भावों में फिर कुछ उठापटक आते हुए देखी है। अगर पिछले 1 हफ्ते 1 महीने की बात की जाए तो सभी जगह मुनाफा वसूली है, लेकिन सोयाबीन के भाव अभी भी यहां पर ऊपर ही कारोबार कर रहे हैं। इन सब पर हमारे साथ बात करने के लिए एक्सपर्ट जुड़ेंगे, लेकिन जैसे कहा शुरुआत हम यहां पर सोने चांदी के साथ करेंगे। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के वीपी अनुज गुप्ता, कॉमट्रेंड्स रिसर्च एंड फंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर टी ज्ञानशेखर और विघ्नहर्ता गोल्ड के फाउंडर सीईओ महेंद्र लुनिया हैं। खाने के तेल पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता। सोने से बात करते हैं। और महेंद्र जी, कैसे देखते हैं आप फिलहाल यहाँ के प्राइसेस और किस तरह की डिमांड इंडियन मार्केट्स में नजर आ रही है? महेंद्र जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। सॉरी, मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया। मैं आपसे पूछ रही थी कि सोने के भावों में जिस तरह की मुनाफा वसूली या गिरावट आई है पिछले 24 घंटों में, कैसे देखते हैं आप उसे? एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे इन्वेस्टर यहाँ पे देखते हैं हमेशा गोल्ड के नीचे जब भी रेट आते हैं, और जो माहौल अभी बन रहा है पूरे मार्केट में कि जहाँ पर कंटिन्यूअसली फॉल आ रहा है या इक्विटी में वगैरह, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अभी गोल्ड में भी शिफ्ट होते हुए दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर भी मुनाफा वसूली चालू हो गई है। लेकिन मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स ने इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करता रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेट बढ़ने की संभावना जल्द ही आ सकती है अभी। अनुज, आप कैसे देखते हैं सोने के प्राइसेस, क्योंकि कल बाजार को यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग का इंतजार है। 50 बेसिस पॉइंट्स तो फैक्टर्ड इन है, लेकिन बाजार ज्यादा की उम्मीद कर रहा है जिस तरह के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं। मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, फेडरल बैंक का जो रीज़न है वो फैक्टर्ड इन है, मगर जो उनका स्टेटमेंट रहेगा इन्फ्लेशन को लेके, क्योंकि हमने जो लेटेस्ट डेटा देखा है वो अभी भी 40 साल के हाइस पर यूएस का डेटा है, जो कि काफ़ी एक चिंताजनक बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो पिछले में इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे उससे भी कंट्रोल नहीं हो पाया है, और अभी भी इंटरेस्ट रेट जो इन्फ्लेशन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है आगे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो जो इन्फ्लेशन कंसर्न है वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा गोल्ड की रैली के लिए। और साथ में अगर देखें तो जिस तरीके से इकोनॉमिक कंडीशन दिख रही हैं, एक बियर मार्केट यहाँ पर इक्विटी मार्केट में देखने को लग रहा है, और साथ में देखें तो स्टैगफ्लेशन की वजह से भी कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो नेगेटिव ट्रेंड में आता हुआ दिख रहा है। इक्विटी मार्केट में हम सेल ऑफ देख रहे हैं, जो करेंसीज हैं वो यहाँ पर डेप्रिशिएट होती हुई दिखाई दी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर गोल्ड जो है एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आ सकता है। हालांकि कल के सेशन में हमने थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर आते हुए देखी है, मगर अभी भी देखें तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पर जो एक खरीदारी का माहौल है वो गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तीसरी बड़ी बात यह कि आने वाले समय में हम भारत के अंदर फेस्टिवल सीजन आते हुए देखेंगे जुलाई के बाद से, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो भी डिप मिलेगा वहाँ पर इन्वेस्टर या जो ट्रेडर है वो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेंगे, तो हम एक अच्छी खासी डिमांड लोअर लेवल पर आते हुए देखेंगे। इन द मेन टाइम हो सकता है कि मार्केट एक रेंज में रहे, जैसे कि हम देख भी रहे हैं पिछले 3-4 हफ्तों से गोल्ड एक काफी टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है, नीचे में करीबन 1800 और ऊपर में करीबन 1870, ये एक रेंज इसने बनाई है, और मुझे लगता है कि इसी रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि 1810 1815 के आसपास गोल्ड के भाव मिलते हैं डॉलर में, तो खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। और अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो 50,000 50,200 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पर अगेन हम खरीदारी देख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि 49,700 से एक अच्छा खासा रनअप आते हुए देखा था गोल्ड के प्राइसेस में, जो कि ऊपर में करीबन 52,000 तक गया था। तो मुझे लगता है कि अगर डिप मिलता है गोल्ड में तो खरीदारी रहेगी। फेड का जो डिसीजन है इंटरेस्ट रेट का वो फैक्टर्ड इन है, मगर उनका जो स्टेटमेंट है इन्फ्लेशन को लेके या यूएस इकोनॉमी को लेके, तो वो यहाँ पर ज्यादा रोल प्ले करेगा। महेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि ये डिप एक खरीदारी का मौका है, वही बात अनुज भी कह रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे अब जब 50,000 से 52,000 के दायरे में गोल्ड रहा तब डिमांड ट्रेंड्स कैसे रहे, शादियों की बुकिंग कैसी रही, बाइंग कैसी हुई है, और इन्वेस्टमेंट बाइंग भी हुई है क्या, या सिर्फ नेसेसिटी बाइंग आपने होते हुए देखी है? मैडम, अगर आपने देखा रहेगा कि 2 साल के पेंडेमिक के बाद शादियों के मौसम आए थे जहां पर लोग शिद्दत से खरीदारी करना चाहते थे, जिस कारण गोल्ड के भाव का उन्होंने कोई देखा नहीं था और वहां पे खरीदारी हुई है। बुकिंग भी काफी थे, जिसके कारण जो डिलीवरी हुई गहनों में वो भी बड़ी तादाद में हुई। सेल बहुत अच्छा रहा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यस, डिजिटल गोल्ड में काफी सारे इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं हमारे पास, और हर एक, यानी कि अगर सर्विंग गोल्ड बॉन्ड के भी आंकड़े देखोगे आप तो वहां पर रिकॉर्ड तोड़
खरीदारी हुई है पिछले सीरीज में और उसके पिछले सीरीज में। ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टर का एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अब गोल्ड के भाव बढ़ेंगे और हमें वहाँ पे बने रहना है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रेंड हमेशा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। और क्योंकि डिजिटली में उनके काफ़ी सारे खर्चे हट जाते हैं, जैसे जीएसटी नहीं लगता है या मेकिंग चार्जेस नहीं होता है, या तो फिर सेलिंग के टाइम पे ज्वेलरी का कोई कटिंग वगैरह नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई अब इन्वेस्टर इस बात को जानने लगे हैं कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए बहुत फायदे का सौदा होता है और कहीं ना कहीं वो उसमें बने रहते हैं। मैंने ये देखा है कि डिजिटल गोल्ड में अभी बुकिंग बहुत बढ़िया तरीके से आए हुए हैं। हमने हमारे बिजनेस में तकरीबन 200% की रैली देखी है पिछले साल से। यानी कि डिजिटल गोल्ड में यहाँ पर खरीदारी का ट्रेंड जो हमने पिछले 2 सालों में होता हुआ देखा था वो इस साल भी यहाँ पर जारी है। और जैसे महेंद्र जी ने कहा कि उनके अपने बिजनेस में ही करीबन 200% का यहाँ पर इजाफा देखने को मिला है। प्राइसेस पे यहाँ पर फिर से लौटते हैं और ज्ञानशेखर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि 1880 का हाई छूने के बाद 1820 का लो हमने यहाँ पर रात को बनते हुए देखा। चांदी ऑफ कोर्स अपनी रेंज में है, लोअर साइड में ही प्ले कर रही है, 4 हफ्ते के लोज यहाँ पर भी हैं। जिस तरह की गिरावट हमने ओवरनाइट आते हुए देखी है, 2% सोना, 3.5% चांदी, चार्ट्स पे कैसे इसको रीड किया जाए और अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी क्या होगी? मनीषा, पहले this Fed is being factored in. I don't agree with that simply because markets are still expecting a 50 basis point increase. अभी 41 year high का inflation आया है. I won't be surprised if it's a 75 basis point increase also, because let's be clear, it's a 41 year high. It's not a 10 year high or a 1 year high. And so far they've been quiet. They provided so much of stimulus, and that is going to be very negative for gold. But बीच में investment buying भी आने का chances है. I'm not very positive on gold in the near term or even in the medium term. मेरे ख्याल से 1700 तक आने का chances ज़्यादा दिख रहा है. I'm not in the very near term. I'm saying in a month or couple of months. And the upticks will be very strongly resisted near 1860, 1870 levels. So overall, बहुत negative picture है, and I think the Fed increases are going to only continue going forward. So it's quite negative for the bullion complex as a whole. The only thing which can compensate for this decline is the weakening rupee. तो उसके हिसाब से I think going below 50,000 is going to be difficult. Maybe even to 48,500 or 49,000 eventually. But this weakening rupee should support and cushion this fall. ओके, चलिए, तो ये व्यू मिला है आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों पर। सिल्वर 60,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और सोना 50,500 के आसपास। महेंद्र जी, शुक्रिया आपका अपने कोई कमेंट्स देने के लिए। लेकिन गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ते हुए बेस मेटल्स पर एक राय ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल हमने एक दबाव, एक प्रॉफिट टेकिंग हावी होते हुए देखी थी। और अगर आज भी आप देखेंगे तो एल्यूमिनियम के प्राइसेस आज भी 0.5% नीचे है। जिंक थोड़ा रिबाउंड जरूर दिखा रहा है, M6 पर लोअर लेवल से सिमिलरली लेड, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। अनुज, क्या व्यू है बेस मेटल्स पर, स्पेशली एल्यूमिनियम, कॉपर, जहां पर कल हमने एक सीवियर प्रॉफिट टेकिंग देखी थी, अभी फ्लैट ट्रेड हो रहे हैं, क्या करना चाहिए इन लेवल से? देखिए, बेस मेटल में देखें तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पे रह सकती है। हालांकि कॉपर देखें तो यहाँ से रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। 760 इसने एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनाया है। हमें लगता है कि बेस मेटल में कॉपर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो यहाँ पर भी हम एक रिकवरी की देख रहे हैं। हमें लगता है कि 220 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने लिया है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से क्रूड के प्राइस बढ़े हैं उससे बेस मेटल को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। और हमें लगता है कि यहाँ पर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। 220-221 के आसपास एल्यूमिनियम मिले तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि 224-225 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली कॉपर के अंदर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 768 से लेकर 770 तक के लेवल कॉपर में देखे जा सकते हैं। एक रिकवरी, एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें तो भाव थोड़े गिरे हैं यहाँ पे, तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है और यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बेस मेटल्स पर राय हुई। लेकिन अब बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर एक रिबाउंड हमने आते हुए देखा है। वापस 9,000 के नजदीक पहुंचा था M6 पर भाव, और अब 9283 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रेंट भी वापस $120 से रिबाउंड होते हुए अब $123 के आसपास आकर कारोबार कर रहा है।
ज्ञान शेखर, क्या व्यू है आपका क्रूड पर? इनफैक्ट ये अटकलें तो पहले से लगाई जा रही थी कि मौजूदा लेवल से बहुत नीचे क्रूड जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है, बट $120-140 के बीच में घूम सकता है। तमाम फैक्टर्स भी यही इंडिकेट कर रहे हैं। अब $123 पर अगेन है ब्रेंट का भाव। क्या सजेशंस हैं इन लेवल से और प्राइस के हिसाब से क्या आउटलुक है? देखिए, ओवरऑल एक रेंज बाउंड का ही ट्रेड होगा क्रूड में विद अ माइल्ड बुलिश बायस, क्योंकि इन्वेंटरीज भी बढ़ रहा है यूएस में। देयर आर फैक्टर्स ऑन बोथ द साइड्स, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट स्टिल द ट्रेंड्स कंटिन्यूज टू बी माइल्डली बुलिश फॉर क्रूड। तो मेरे ख्याल से ज्यादातर रेंज में ही होगा एंड शुड बी बिटवीन 9,100 to 9,500. But the overall picture still supports crude prices to rise even further from here. नेचुरल गैस के ऊपर यहाँ पर ध्यान दे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमने कुछ गिरावट के बाद अब यहाँ पर बाजार संभलते हुए देखे हैं। ऑफ कोर्स रेंज यहाँ पर काफी बड़ी है। पिछले हफ्ते 14 साल का हाई था $9.6 का, 8.5 पर फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। आधे % की गिरावट फिर से यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इससे, अनुज? देखिए, नेचुरल गैस हमने देखा है कि लास्टली इसने करीबन 749 का हाई बनाया था और वहां से अगर हम देखें तो एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि यहाँ पर एक टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखें तो मार्केट हायर रेंज पर सस्टेन नहीं हो रहा और एक कंटिन्यूस करेक्शन दिख रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही रहेगा। नीचे एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है 640 के आसपास, जहाँ पर हम इसमें बिकवाली देख सकते हैं। हालांकि नेचुरल गैस की इन्वेंट्रीज कुछ बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दी हैं। हमें लगता है कि उसका असर रहेगा, भावों में कुछ गिरावट यहाँ पर आ सकती है। हालांकि अभी भी भाव रेंज में ही है, नीचे करीबन 640 और ऊपर में करीबन 700 रुपए के बीच में। तो यहाँ पर रेंज के बीच में ट्रेड ले सकते हैं, मगर अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड लेना है तो बिकवाली का ट्रेड हम सजेस्ट करेंगे। ऊपर में 675 680 के आसपास के लेवल्स मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। नीचे 640 650 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। ठीक है, सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नेचुरल गैस में। फिलहाल 668 के लेवल्स पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, 0.5% की कमजोरी के साथ। अब यहाँ पर खाने के तेलों की कर लेते हैं, जहां पर एक उछाल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने बनता हुआ देखा है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर मेहता, भारतीय बाजारों में तो जैसे पिछली बार भी आपने कहा था कि अवेलेबिलिटी पर्याप्त है, थोड़ा सा डिमांड डिस्ट्रक्शन भी हमने यहाँ पर बनता हुआ देखा है, लेकिन जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पेशली सोयाबीन में तेजी है, उसका क्या असर रह सकता है? देखिए, सोयाबीन में तेजी फक्त यूएसए में है। बाकी अगर आप देखें अर्जेंटीना और ब्राजील, वहां तेजी नहीं है, प्राइसेस आर फॉलिंग। यूएसए में जो मैंडेट के वजह से बाइंग निकला है, और जो मेनली जो सोयाबीन का ग्रोइंग एरिया है मिडवेस्ट है, मिडल पार्ट ऑफ द यूएसए, और देयर इज अ मैंडेट। द फर्स्ट हाफ में जो कंपनियां बायोडीजल बनाती है ज्यादा कवर नहीं किया था, और नाउ दे आर अंडर ऑब्लिगेशन टू कवर इट, तो उसके लिए बाइंग ज्यादा हो रहा है। मगर जो जहां तक इंडिया का सवाल है, हमारा मेजर इंपोर्ट है अर्जेंटीना नियरली 60%, उसके बाद ब्राजील है, वहां से 25% है। यूएसए से तो जो कुछ आने ये साल में नवंबर टू मई में 1,60,000 टन आया है, रफली 6%, और अभी लगता नहीं कि और कुछ आएगा। तो वो जो अमेरिकन प्राइस के कोई इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि वो एक जो रेट दिखा रहा है अपने लिए नहीं है, वहाँ लोकल के लिए है, तो इसके लिए कोई इसकी इम्पैक्ट नहीं आई। फेयर पॉइंट, यानी कि ग्लोबल मार्केट्स में कोई इम्पैक्ट फिलहाल उसका नहीं है, और भारतीय बाजारों के लिहाज से इंपोर्ट भी कम होता है यूएस से, तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस लिहाज से भी नहीं है। मिस्टर मेहता, एक लेटेस्ट जो यहाँ पर डेटा हम देख रहे थे इंडोनेशिया की तरफ से आया है, जहां पर एक और फाइनल होपफुली ये लिस्ट है इम्पोर्ट ना जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज की है। कैसे आप इसे देखते हैं, और क्या अब इसमें भी कोई बदलाव की एक्सपेक्टेशन है, और कैसे इंडियन इंपोर्टर्स जो हैं इसके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, पाम ऑयल आज एक्सेस सप्लाई हो गया है। इंडोनेशिया हैज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल। आज उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, हम चाहे न चाहे। और लास्ट 2 महीने हमने भी सीख लिया है, इंडोनेशिया से इंपोर्ट नहीं आया, फिर भी यहाँ शॉर्टेज नहीं हुई इंडिया में। जी। चाहे हमने वहां मैनेज कर लिया, दूसरी जगह से ज्यादा सोयाबीन लेके आए, मलेशिया से आए, थाईलैंड से आए। और आज इंडोनेशिया की हालत ऐसी है कि हर महीने वो जो 2.5 मिलियन टन पैदा करता है, 4 मिलियन पैदा करता है, उसमें से 1.5 मिलियन लोकल में जाता है, फिर भी 2.5 मिलियन एडिशनल होता है, और 2 महीने से एक्सपोर्ट नहीं किया है। ऑलरेडी दे आर सिटिंग द हाई स्टॉक, टैंकेज आर फुल, तो उनके लिए कोई चारा नहीं बट टू अलाउ द एक्सपोर्ट, एंड उसके वजह से वो ड्यूटी भी कम कर रहा है ताकि उनका एक्सपोर्ट स्टार्ट हो जाए। और अगर आप उसके वजह से, इन न्यूज के वजह से आप देखें लास्ट 1 वीक में
काफी गिरावट हुई है पाम ऑयल प्राइस में। और दूसरा, अभी जो पाम ऑयल के प्रोडक्शन है एंटरिंग द हाई साइकिल, तो आपका प्रोडक्शन भी ये अगले 6 महीने में बढ़ने वाला है। ओके, तो सारे चीजें देखते मेरे को ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन द डाउन नाउ, ऑलरेडी स्टार्टेड, एंड सेकंड हाफ ऑफ द ईयर वी कैन सी द प्राइस आर गोइंग डाउन रादर देन अप। ऑलराइट। और कितनी एक्सपेक्टेशन आप कर रहे हैं डॉक्टर मेहता, मुनाफा वसूली के लिहाज से कितने प्राइसेस यहाँ से नीचे आ सकते हैं? मैडम वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है, आपके जो बाकी जो पैनलिस्ट है दे आर मोर एक्सपर्ट देन मी अबाउट दी नफा वसूली क्या कर सकते हैं। Alright. नॉर्मली आई वांट टू स्पीक ऑन दी दैट पार्ट। या आई नो। तो हम मिस्टर ज्ञानशेखर से पूछ लेते हैं, जैसे आपने कहा कि एक बेरिश ट्रेंड है डॉक्टर मेहता, आपने कहा कि सेकंड हाफ ऑफ इस ईयर में और भी गिरावट यहाँ पर प्राइसेस में देखने को मिलेगी। ज्ञानशेखर, अगर आपने यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस किए हैं, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं परसेंटेज डिक्लाइन के हिसाब से? देखिए मनीषा, what all Mr. Mehta said is absolutely correct. I think at this point in time, profit taking in edible oil complex is inevitable, especially in palm. I think Indonesian supplies have opened up. Technically 5,300, that's a September contract, which is an active contract. उधर तक minimum आना चाहिए। अभी तो 5,800 के, sorry 700 के आसपास है market. So we're talking about roughly 3 to 5% immediately. Or demand destruction is inevitable because of the inflationary fears everywhere. So if that doesn't hold, I think we are headed much lower towards 4,500 ringgits. I'm talking about ringgits because we don't have an active futures yet. So मेरे ख्याल से in the medium term we're talking about at least 10% kind of a decline, and in the very short term 3 to 5%. ऑलराइट, यानी कि गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इफ एंड बट है, और वो है मॉनसून और बुआई के नंबर्स को लेकर। क्योंकि एज ऑफ नाउ बाजार में हमारे पास सफिशिएंट अवेलेबिलिटी है, चाहे वो खाने के तेल हैं या चावल है, चीनी रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे है, कॉटन की तरफ बाजार यहाँ पर काफी ध्यान से देख रहा है। अनुज, मॉनसून की अगर बात करें तो 1 से 13 जून के बीच में अभी भी 37% की डेफिशिएंसी है। बुआई के नंबर जरूर आने शुरू हुए हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा इंडिकेटिव अभी नहीं है। देखिए मनीषा जी, कल हमने राजस्थान के कुछ एरिया में बारिश देखी है, और धीरे धीरे जो मानसून है वो नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। हरियाणा पंजाब में भी अगर देखें तो ऐसा माहौल बनता हुआ दिख रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक अच्छी शॉवर देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि अगर मानसून थोड़ा डिले ही सही, बट अगर टाइम से एक अच्छी बारिश लेके आता है तो सोइंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। और इस बार अगर हम देखें तो मेनली जो क्रॉप्स हैं उनका एरिया बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर काफी अच्छे प्राइसेस मिले थे। लेट्स से अगर हम कॉटन की बात करें तो इसका भी एरिया इस बार 10 से 12% बढ़ सकता है। राइस में ऑलरेडी बम्पर क्रॉप चल रही है, शुगर के अंदर ही बम्पर क्रॉप हम देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो काफी अच्छा रह सकता है। और डिपेंड करेगा आगे का जो प्राइसेस है वो कैसी अराइवल्स होती है, कैसी सोइंग्स होती हैं। तो मुझे लगता है कि भाव थोड़े से एक रेंज बाउंड ही रहेंगे। ज्यादा तेजी हम नहीं मान के चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में देखने को मिलेगी। बट हाँ, हो सकता है कि मार्केट में एक डिमांड बढ़ने की वजह से बायो एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी देखने को मिले। मगर फिलहाल जो अभी सिनेरियो चल रहा है वहां पर हमें लगता है कि थोड़ा करेक्शन जो है वो अगेन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डॉक्टर मेहता, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे अनुज ने कहा कि कॉटन की बुआई का इलाका 10 से 15% बढ़ सकता है, क्या कोई ऐसा एजम्पशन खाने के तेलों के लिए भी है? अगर आप कॉटन को बढ़ाए तो ग्राउंडनट कटेगा, सोयाबीन अगर बढ़ेगा तो पल्सिस कटेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपके पास लैंड एक्स्ट्रा है और यूटिलाइज होगी, पर जो कॉटन के है डेफिनेटली कॉटन में बढ़ने की पूरी संभावना है। और सोयाबीन और ग्राउंडनट के भी भाव ठीक रहे तो किसान उसमें भी फिर से वापस जाएगा, खास करके ग्राउंडनट में। और सोयाबीन में उम्मीद है थोड़ा एकरेज बढ़े, पर कहना मुश्किल है क्योंकि बारिश कब आ रही है। क्योंकि अगर बारिश सही वक्त में आ गई तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्राउंडनट का एरिया बढ़ेंगे। अगर लेट हुआ तो किसान दूसरे क्रॉप में चले, जैसे कैस्टर है लेट सोएंगे। तभी जब बारिश लेट होती है तो कैस्टर का एकरेज बढ़ जाता है। और कैस्टर में इस साल ये जो प्राइस मिल रही है किसान को, तो हो सकता है कि वे ही विल गो फॉर अ कैस्टर, रिकॉर्ड प्राइस मिल रही है। सेम वे सोयाबीन की प्राइस अच्छी है, मगर साथ में कॉम्पिटिटर जो कैश क्रॉप है जैसे पल्सिस है वो भी देखना पड़ेगा। जैसे कॉटन के साथ में आप ग्राउंडनट देख रहे हैं तो सोयाबीन के साथ पल्सिस भी देखना। और किसान भी आजकल होशियार हो गया है, वो पहले देखते हैं कि 2 पैसे ज्यादा कहां से मिलेंगे, वो क्रॉप में चला जाता है।
चलिए, वो बात तो यहाँ पर अच्छी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मॉनसून कैसा रहता है, भाव कैसे रहते हैं, उस लिहाज से यहाँ पर बुआई होगी। और एक ये काफी बड़ा फैक्टर रह सकता है कि किसान किसकी बुआई यहाँ पर ज्यादा करते हैं। एज ऑफ नाउ एक बात तो क्लियर है कि कॉटन की बुआई ज्यादा होने वाली है, लेकिन दालों, खाने के तेलों और अगर बारिश लेट आई तो कैस्टर में यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ से ज्यादा बुआई होती हुई। तो उन चीजों पर ऑफकोर्स यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम कमोडिटीज पे राय, स्ट्रैटेजीज और एक व्यू भी हमारे दर्शकों के लिए प्रेजेंट करने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।